पे स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है, देखिए जिस टॉपिक का नाम है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो आज हम लोग इस वाले टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखो ये जो फंक्शन, ये जो प्रोसेस है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ये बेसिकली होता क्या है, इसको समझने के लिए पहले आपको ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, जो कि आपने प्रीवियस क्लास में देख रखा है कि ओवरलोडिंग में होता क्या है एक्चुअली में। ठीक है, तो याद कीजिए फंक्शन ओवरलोडिंग एक ऐसा प्रक्रिया होता है जिसमें हम लोग एक ही फंक्शन का नाम, फिर से हम रिपीट करेंगे, फंक्शन ओवरलोडिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग एक ही फंक्शन का नाम बार बार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हर बार उसके आर्ग्यूमेंट लिस्ट को बदल बदल कर। यानी फंक्शन का नाम तो आप रिपीट कर सकते हैं, पर आपको हमेशा उसका आर्ग्यूमेंट को डिफरेंट डिफरेंट रखना होगा। उस प्रोसेस का नाम होता है फंक्शन ओवरलोडिंग। और कंस्ट्रक्टर के बारे में आप क्या जानते हैं, जो लास्ट क्लास आप पढ़े थे, कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्लास का एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है जिसका नाम सेम टू सेम अपने क्लास नेम से मैचिंग होता है। यानी कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन के बारे में आप ये बात जानते हैं कि ये एक स्पेशल फंक्शन है मेरे क्लास का जिसका नाम क्लास नेम से मैचिंग होता है। और ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, ये क्लास का जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब एक्टिवेट होता है। और क्या बात जानते हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में, कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो होता है ना, ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन बेसिकली क्या करता है, क्लास के ऑब्जेक्ट के बनने पे कॉल होता है और उसको इनिशियलाइज करता है, मतलब फर्स्ट टाइम वैल्यू सौंपता है। तो आप कंस्ट्रक्टर के बारे में भी बात जानते हैं, आप फंक्शन ओवरलोडिंग का भी बात जानते हैं। लास्ट के क्लासेस में आपने ये दोनों टर्म्स अलग अलग से सीख रखा है। तो आज इन दोनों कॉन्सेप्ट को मर्ज करने का टाइम आया है, तो टॉपिक का नाम पड़ गया है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग समझने के लिए पहले हम उसका कहानी लिखना चाहेंगे। सुनिए, पहले कंस्ट्रक्टर के बारे में बात कर लें। आप क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टर इज द स्पेशल, कंस्ट्रक्टर क्या, पहले हम वो रिमाइंड करा रहे हैं आपको, कंस्ट्रक्टर इज द स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास। ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्लास का क्या होता है, कंस्ट्रक्टर हमारे क्लास का स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है विच मे और मे नॉट हैव द आर्ग्यूमेंट लिस्ट। यानी कि आपको याद होगा कंस्ट्रक्टर जब हम पढ़ा रहे थे तो उसके बारे में हम बताए थे कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो है उसका आर्ग्यूमेंट लिस्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन स्पेशल फंक्शन है जिसका नाम क्लास नेम की तरह है, वो बात आप जानते हैं, तो हम उसको बार बार नहीं लिख रहे हैं, हम लोग उसके सीधे आर्ग्यूमेंट पे ये किए हैं, अटैक किए हैं। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन का आर्ग्यूमेंट लिस्ट जो होगा मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, वही लिखा विच मे और मे नॉट हैव द आर्ग्यूमेंट लिस्ट एंड हैविंग नो रिटर्न टाइप स्पेसिफाइड। और एक बात का ध्यान रखें, इसका कोई रिटर्न टाइप स्पेसिफाइड नहीं होता है। यानी कंस्ट्रक्टर फंक्शन का आर्ग्यूमेंट कभी होगा कभी नहीं होगा, लेकिन इसका रिटर्न टाइप स्पेसिफाइड नहीं होता है कंस्ट्रक्टर फंक्शन का। ठीक है, फिर हम इसी में एक और चीज दिखना चाहेंगे। देखिए, वी ऑल्सो नो दैट फंक्शन ओवरलोडिंग डिपेंड्स अपॉन, अब याद करिए जब फंक्शन ओवरलोडिंग का प्रोसेस है, ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग का जो प्रोसेस होता है उसके बारे में आप क्या जानते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग जो प्रोसेस है उसमें एक ही फंक्शन का नाम आप रिपीट करते हैं, लेकिन फंक्शन ओवरलोडिंग डिपेंड करता है आर्ग्यूमेंट्स पे, उसके नंबर पे, उसके टाइप्स पे, लेकिन ये किस पे डिपेंड नहीं करता, रिटर्न टाइप पे। तो वही लिखा, वी ऑल्सो नो दैट फंक्शन ओवरलोडिंग डिपेंड्स अपॉन द नंबर एंड टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट इन द आर्ग्यूमेंट लिस्ट। इसका मतलब फंक्शन ओवरलोडिंग किस बात पे डिपेंड करता है, आर्ग्यूमेंट लिस्ट में कितने आर्ग्यूमेंट्स हैं और किस नेचर के आर्ग्यूमेंट्स हैं उस पे डिपेंड करता है। बट डज नॉट डिपेंड अपॉन द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शंस। इसका मतलब क्या है, सुनिए, फंक्शन ओवरलोडिंग किस बात पे डिपेंड करेगा, आर्ग्यूमेंट लिस्ट पे डिपेंड करेगा सीधे सीधे, लेकिन इट डज नॉट डिपेंड अपॉन
द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन, यानी कि मेरा फंक्शन क्या लौटाता है, फंक्शन ओवरलोडिंग को इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन फंक्शन ओवरलोडिंग को इस बात में इंटरेस्ट है कि मेरा आर्ग्यूमेंट का कितना संख्या है और आर्ग्यूमेंट्स का कैसा टाइप है। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में आपने क्या सुना कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्लास का स्पेशल फंक्शन है जिसमें आर्ग्यूमेंट कभी होगा, आर्ग्यूमेंट कभी नहीं होगा, लेकिन इसका रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं होगा। दूसरी तरफ फंक्शन ओवरलोडिंग निर्भर करता है आर्ग्यूमेंट्स के ही ऊपर और ये निर्भर नहीं करता है रिटर्न टाइप के ऊपर। तो इन बातों को आप कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग किया जा सकता है। तो अंत में अब हम कंक्लूजन क्या ड्रॉ करेंगे, thus we can say that constructor function can be overloaded, और इसलिए आप कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन ओवरलोडेड हो सकता है। ठीक है ना, यानी कि एक बात सुनिए, कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो होता है उसका नाम क्लास की तरह भले हो, बट उसका आर्ग्यूमेंट्स आप देखेंगे कि कभी नहीं रहेगा और कभी आप देखेंगे कि उसका आर्ग्यूमेंट रहेगा, यानी आर्ग्यूमेंट लिस्ट में और मे नॉट बी प्रेजेंट। लेकिन उसका रिटर्न टाइप जो होता है कंस्ट्रक्टर का, वो आप देखेंगे कि कभी नहीं लिखते हैं। दूसरी तरफ फंक्शन ओवरलोडिंग जो प्रोसेस आप पढ़े हैं प्रीवियस क्लास, वो फंक्शन ओवरलोडिंग डिपेंड करेगा कि आपके फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स का स्थिति कैसा है। वो बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा कि आपका फंक्शन रिटर्न टाइप कैसा रखा है, यानी आपके फंक्शन से लौटने क्या वाला है, इसको उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो इन दोनों बातों को मिलाकर अब आप कह सकते हैं कि thus we can say that constructor function can be overloaded, यानी कि आप कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन ओवरलोड किया जा सकता है, यानी कंस्ट्रक्टर फंक्शन का ओवरलोडिंग होता है। लेकिन अब सुनिए, डिस्ट्रक्टर के बारे में हम कुछ बता रहे हैं, सुनिए। देखिए यहां पे हम क्या लिख रहे हैं, डिस्ट्रक्टर फंक्शन is not having the argument list. Destructor function is not having the argument list, and therefore it can never be inherited. लेकिन ये इनहेरिट कभी नहीं हो सकता। तो सुनिए, डिस्ट्रक्टर फंक्शन के बारे में आप जानते हैं, ये फंक्शन भी क्लास का मेंबर फंक्शन होता है, पर आपको ये बात याद होगा डिस्ट्रक्टर फंक्शन में आर्ग्यूमेंट ही नहीं होता है। और आपको अच्छी तरह मालूम है फंक्शन ओवरलोडिंग होने के लिए डिपेंड वो किस पे करता है, आर्ग्यूमेंट्स के नंबर पे और उसके टाइप्स पे, जिसको आपको बदलते रहना है। पर क्योंकि डिस्ट्रक्टर फंक्शन का तो आर्ग्यूमेंट ही नहीं होता है, तो उसको बदलेंगे कैसे फिर आप, क्योंकि डिस्ट्रक्टर का तो आर्ग्यूमेंट ही नहीं होगा, तो बदल तो पाएंगे नहीं कभी भी। देयरफॉर इट कैन नेवर बी, सॉरी क्या लिख दिए, इट कैन नेवर बी ओवरलोडेड, इसीलिए इसको आप ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। पर याद रखना, कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं और डिस्ट्रक्टर को ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। तो एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन होता है इस टाइप का कि पूछेगा आपसे, क्या कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर ओवरलोड हो सकता है, रीजन के साथ एक्सप्लेन करें, हाँ तो क्यों और ना तो क्यों नहीं। तो सुनिए, कंस्ट्रक्टर फंक्शन ओवरलोड हो सकता है क्योंकि कंस्ट्रक्टर फंक्शन में आर्ग्यूमेंट होता भी है और नहीं भी होता है। कंस्ट्रक्टर में आर्ग्यूमेंट होता भी है और नहीं भी होता है, यानी अगर कंस्ट्रक्टर में आर्ग्यूमेंट होता भी है नहीं भी होता है, तो इससे ये साबित होता है कि कंस्ट्रक्टर का आर्ग्यूमेंट लिस्ट बदल सकते हैं आप, पर कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं होता। पर दूसरी तरफ फंक्शन ओवरलोडिंग जो है वो तो आर्ग्यूमेंट पे निर्भर करता है, रिटर्न पे तो निर्भर ही नहीं करता है। तो इन बातों को कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन ओवरलोड जरूर होगा। लेकिन जो डिस्ट्रक्टर फंक्शन होता है, क्योंकि उसमें आर्ग्यूमेंट ही नहीं है, समझ रहे हो बात, डिस्ट्रक्टर फंक्शन में क्योंकि आर्ग्यूमेंट ही नहीं है तो उसको ओवरलोड तो कर ही नहीं सकते हैं आप, यानी डिस्ट्रक्टर फंक्शन में आर्ग्यूमेंट होगा नहीं तो ओवरलोड भी नहीं कर पाएंगे आप, इसका पूरा पूरा ध्यान रखें। तो अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, कैन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर बी ओवरलोडेड, तो आपको ये कहानी बताना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर ओवरलोड क्यों हो सकता है और डिस्ट्रक्टर ओवरलोड क्यों नहीं हो सकता है। तो ये बात को बहुत अच्छे तरीके से आपको याद रखना होगा। अब आया क्वेश्चन टाइम। देखिए
हम आपको अब यहाँ क्वेश्चन जो है वो तो सीधे प्रोग्रामिंग एक्सप्लेन करने को जा रहे हैं। देखिए हम यहाँ पे एक प्रोग्रामिंग एक्सप्लेन करने को जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना टर्बो C++ कंपाइलर को लॉन्च करेंगे। यहाँ पे स्टार्ट टर्बो C++ कर देंगे। ठीक है, तो जैसे स्क्रीन पर हमारा C++ लॉन्च हुआ, तब हम लोग फाइल में जाके न्यू फाइल पे क्लिक कर देंगे और इस स्क्रीन को कर देंगे हम मैक्सिमाइज। फुल स्क्रीन हो गया। फाइल देखो अब तक सेव नहीं है, यहाँ पे नो नेम लिखा हुआ दिख रहा होगा, no name.cpp। फाइल सेव कर दोगे तो नाम बदल जाएगा। चलिए अब हम आपको यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख के दिखाने जा रहे हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड। तो ऊपर देखिए हम ये कॉपी तो है नहीं जो हम क्वेश्चन लिख के फिर हम आंसर लिखेंगे, ये तो हम सीधे प्रोग्राम में कूद गए हैं। तो यहाँ पे हम कमेंट लाइन यूज करेंगे। ओके, एंड कमेंट लाइन कैन बी रिटन यूजिंग द डबल स्लैश सिंबल। तो हम यहाँ डबल स्लैश का सिंबल दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। दिस डबल स्लैश सिंबल इज फॉर कमेंट लाइन। ये कमेंट लाइन बनाने के लिए यूज में आता है। और कमेंट लाइन जो होता है वो एक ऐसे लाइन को कहेंगे जिसका लॉजिक में, प्रोग्राम में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब लॉजिक में उसका कोई काम नहीं है, कोई रोल नहीं है। ये बस टिप्पणी करके किसी प्रोग्राम के बारे में एक्सप्लेन करता है, किसी हिस्से के बारे में एक्सप्लेन करता है कि आप वहां पे उस पर्टिकुलर चीज से क्या समझने वाले हैं। तो कमेंट लाइन बेसिकली हम लोग उसी चीज के लिए रखते हैं। एनीवेज, तो हम लोग अभी कमेंट लाइन यूज करके देखिए एक हेडलाइन हम दे रहे हैं, ये प्रोग्राम लिखना क्यों है। तो देखो हम क्या लिख रहे हैं, प्रोग्राम टू शो द वर्किंग ऑफ। प्रोग्राम टू शो द वर्किंग ऑफ, क्या चीज का वर्किंग हम आपको प्रूफ कराने लाए हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। यानी आज आप एक प्रोग्राम लिखिए जो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का वर्किंग को प्रूफ करेगा। दिस इज माय क्वेश्चन। ठीक है, अब क्योंकि आप कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग से फेमिलियर हो चुके हैं कि एक ही कंस्ट्रक्टर का नाम होगा, उसको आप बार बार चेंज करके आर्ग्यूमेंट को इस्तेमाल करेंगे। समझने बात, कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम तो क्लास नेम की तरह होगा, तो आप क्लास नेम को बार बार रिपीट करेंगे पर हर बार आप उसका आर्ग्यूमेंट्स को बदलेंगे और उसका कोडिंग भी थोड़ा थोड़ा बदलेंगे, उसी को कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहेंगे। अब खुशी का ये बात है, कंस्ट्रक्टर टॉपिक आपने सीख रखा है, तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग सीखना आपके लिए बहुत ही आसान सा काम है, बशर्ते कि आप वो पुराना कॉन्सेप्ट भूले नहीं होंगे। और अभी 2-3 दिन पहले ही तो कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर कर रहे थे हम लोग, तो आई होप आप नहीं भूले होंगे। तो वही चीज समझिए, आज फिर से रिवाइज होने जा रहा है, बस हमको कंस्ट्रक्टर को रिपीट करके थोड़ा बहुत दिखाना होगा, बाकी सब पढ़ा हुआ चीज ही आपको मिलने जा रहा है इस प्रोग्राम में। तो चलिए हम लोग प्रोग्राम को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हैश इंक्लूड व्हाट, iostream.h। ओके, नेक्स्ट देखो हम क्या लिखेंगे, हैश इंक्लूड conio.h। इतना तो हम लोग हर दिन करते हैं। अब सुनो, हम यहाँ पे क्लास बनाएंगे, ध्यान से देखिए, मेरे क्लास का नाम है स्टूडेंट। देखो हम रोज स्टूडेंट ही पढ़ाते हैं ताकि आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े। आप दूसरा क्लास पे भी एक्सपेरिमेंट बिल्कुल कर सकते हैं, दैट इज अप टू यू। तो हम यहाँ एक क्लास बना दिए, सी माई क्लास नेम इज व्हाट, स्टूडेंट। ये जो स्टूडेंट नाम का हम क्लास बना रहे हैं, यहाँ उसका बाउंड्री शुरू हुआ और यहाँ मेरे क्लास का बाउंड्री खत्म हुआ। और क्लास जब बंद होगा तो टर्मिनेट करते हैं, ये टर्मिनेटर छोड़ना नहीं, जब क्लास का बाउंड्री बंद होता है तो टर्मिनेट जरूर करना होता है। तो सुनिए, हम लोग अंदर जाके क्लास के अंदर कौन सा सेक्शन का जिक्र करेंगे, प्राइवेट, जो हम रोज कराते हैं। देखो हम लिख दिए इंट रोल, उसके बाद देखो हम क्या लिख दिए, कैर नेम 15। ठीक है, उसके बाद देखो हम क्या लिख रहे हैं, फ्लोट मार्क्स। इस तरीके से मेरे क्लास में प्राइवेट सेक्शन में, मेरे क्लास में प्राइवेट सेक्शन में 3 मेंबर्स का डिस्कशन हो रहा है। तो कौन कौन से 3 मेंबर्स हैं मेरे खुद के क्लास में, तो मेरे क्लास में 3 मेंबर्स हैं। फर्स्ट इज रोल, सेकंड इज नेम एंड थर्ड इज मार्क्स। ये 3 मेंबर्स मेरे क्लास के प्राइवेट नेचर के मेंबर्स हैं, दैट्स इट। अब सुनिए, अब हम क्या करेंगे, हम अपने क्लास के पब्लिक सेक्शन में मूव ऑन करना चाहते हैं। तो हम पब्लिक सेक्शन में घुस के थोड़ा गैप दे रहे हैं ताकि स्क्रीन सुंदर लगे, प्रेजेंटेशन अच्छा दिखे। आप पीछे से भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी लिख सकते हैं, पर कोशिश कीजिए थोड़ा गैप दे के लिखने का। थोड़ा गैप दे देने से पता चलेगा कि यहाँ का जो एलिमेंट्स है वो पब्लिक का एलिमेंट्स है, तो गैप देना अच्छा होता है। इसको इंडेंट करना बोलते हैं, इंडेंट, INDENT। इंडेंट मतलब वही जो थोड़ा गैप आप आगे मूव कर देते हैं। तो सुनिए, पब्लिक सेक्शन में अंदर जाकर हम यहाँ पे गौर से देखिए, एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे स्टूडेंट।
और हम उसमें पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट्स लगा देंगे। याद करिए आप, ये फंक्शन का नाम सेम टू सेम आपके क्लास नेम से मैचिंग है। सो दिस इज योर कंस्ट्रक्टर फंक्शन। कितना आसान सा चीज था, याद करिए, सब अभी पढ़े हैं 2 क्लास पहले। दिस इज द कंस्ट्रक्टर फंक्शन। अच्छा सुनो एक और बात, आपको जब हम कंस्ट्रक्टर पढ़ा रहे थे तो हम आपको बताए थे कि अगर कंस्ट्रक्टर फंक्शन में आर्ग्यूमेंट नहीं होगा तब आप उसको कौन सा कंस्ट्रक्टर बोलते हैं? तब आप उसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, याद करिए। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम अपने क्लास नेम से मैचिंग है और आर्ग्यूमेंट अगर नहीं है तो उसको दर्जा देंगे आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का। ठीक है ना? अब सुनिए, इसी प्रोग्राम में ध्यान से देखिए, हम फिर से स्टूडेंट लिखने का इरादा रख रहे हैं और इसके ब्रैकेट में लेकिन हम लिख दिए इंट, एक सेकेंड, हम इसमें लिख दिए इंट आर कॉमा कैर एन नाम का एरे कॉमा फ्लोट एम। जरा गौर से देखिए क्या हो रहा है, ये बताइए प्लीज, ये स्टूडेंट एक कंस्ट्रक्टर है कि नहीं? फिर सुनिए, ये स्टूडेंट भी तो कंस्ट्रक्टर है कि नहीं? बस फर्क क्या है कि इस स्टूडेंट में आर्ग्यूमेंट्स नहीं है तो आप इसको बोलेंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब सुनिए, इस कंस्ट्रक्टर में 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं, एक रोल है, एक नेम है और एक मार्क्स है। तो जरा सोचिए, कंस्ट्रक्टर फंक्शन में जब आर्ग्यूमेंट लिस्ट का जिक्र होता है तो आपको याद होगा हम लोग उसके बारे में पढ़े थे कि वो एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। PARAMETERIZED, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है वो एक। तो जरा सोचिए, मेरा ये कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट है विथ नो आर्ग्यूमेंट, मेरा ये कंस्ट्रक्टर एक स्टूडेंट है हैविंग आर्ग्यूमेंट। तो जिस कंस्ट्रक्टर में आर्ग्यूमेंट नहीं है उसका नाम होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और जिस कंस्ट्रक्टर में आर्ग्यूमेंट है उसका नाम होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब जरा गौर से देखिए आप, इन दोनों फंक्शन का नाम सेम है कि नहीं? देख रहे हैं आप, इन दोनों फंक्शन का नाम बिल्कुल सेम है कि नहीं? स्टूडेंट स्टूडेंट। लेकिन एक बात पे गौर कीजिएगा कि इन दोनों का आर्ग्यूमेंट लिस्ट अलग है। साफ साफ दिख रहा है आपको, एक कंस्ट्रक्टर में आर्ग्यूमेंट ही नहीं है और एक कंस्ट्रक्टर में आर्ग्यूमेंट्स है। ठीक है, तो जिस कंस्ट्रक्टर में आर्ग्यूमेंट नहीं है उसको हम लोग कहेंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और जिस कंस्ट्रक्टर में आर्ग्यूमेंट है उसको हम लोग कहेंगे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो जरा सोचिए, कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम तो आपने रिपीट कर दिया, दोनों का नाम तो सेम टू सेम है क्लास की तरह, पर एक में आर्ग्यूमेंट नहीं है और एक में आर्ग्यूमेंट है। इट मींस यू हैव चेंज्ड द आर्ग्यूमेंट लिस्ट। सोचिए, जब आप आर्ग्यूमेंट लिस्ट को चेंज करने में सक्षम हुए लेकिन फंक्शन का नाम रिपीट हो गया है, यही तो होता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। इतना आसान सा कॉन्सेप्ट है, आप ये सारा टुकड़ा टुकड़ा करके पढ़े हैं अलग से, यहाँ देखिए मर्ज हो गया एक साथ। तो इस प्रक्रिया को दर्जा देंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का। वेरी वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में ये सब टॉपिक रिपीटेड है एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो इस बार क्या आएगा नहीं आएगा हमको कुछ भी नहीं पता है आपके एग्जाम्स के लिए, लेकिन पढ़ के सब रखना होगा आपको, एटलीस्ट नॉलेज के लिए भी तो सीखना ही था एग्जाम्स के लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट भी। तो देखिए बहुत आसान है, आप कंस्ट्रक्टर पढ़ चुके हैं ना, उसको बस यहाँ पे लाके असेंबल करते जाइए। देखिए एक ही क्लास के अंदर, एक ही क्लास में घुस कर देखिए, 2 कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, दोनों का नाम सेम है पर दोनों का आर्ग्यूमेंट बिल्कुल अलग है। इसी प्रक्रिया को हम लोग खिताब देते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का। वेरी वेरी इजी। अब आपको याद होगा रोज हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं वॉइड इनपुट, ताकि हम लोग रिकॉर्ड पढ़ें। फिर हम रोज एक फंक्शन आपको पढ़ा रहे हैं आजकल क्लास वाइज ऑब्जेक्ट में, वॉइड आउटपुट, ताकि हम इनका डिटेल आउटपुट की मदद से छापें। ठीक है ना? और याद कीजिए, हम लोग डिस्ट्रक्टर भी लगाते हैं अपने क्लास में, तो डिस्ट्रक्टर का प्रक्रिया याद है? टिल्ड। देखिए प्रैक्टिकल में टिल्ड का निशान किस टाइप का दिख रहा था? छोटा सा। कॉपी पे हम लिखते हैं तो थोड़ा बड़ा ही लिख देते हैं, ऐसे टिल्ड करके हम स्टूडेंट लिखते हैं कॉपी पे, याद करिए। तो टिल्ड जो निशान है वो प्रैक्टिकली देखिए यहाँ पे आप ये जो नंबर होता है ना 1, कीबोर्ड में, लैपटॉप में या कोई भी कीबोर्ड में अगर नंबर जो 1 होता है उसके लेफ्ट साइड में आप देखिएगा ये टिल्ड का निशान होता है। इस तरह का वेव की तरह बना हुआ डिजाइन होता है, छोटा सा रहता है, इतना छोटा सा। तो आप लिखेंगे टिल्ड, और टिल्ड लिख कर अब आप लिख देंगे क्या? स्टूडेंट। और ये भी एक फंक्शन है तो ऐसे ब्रैकेट दे दीजिए। गौर से देखिए, अब जो चीज आप यहाँ पे लिखे हैं ये एक
डिस्ट्रक्टर है। सुनो, ये क्या है? ये एक डिस्ट्रक्टर है। आई होप आप ये सब बात भूले नहीं होंगे, 2-3 क्लास पहले का पढ़ा हुआ। तो लास्ट टाइम सुन लीजिए, मेरे क्लास का नाम स्टूडेंट है। मेरे क्लास के प्राइवेट सेक्शन में रोल नेम मार्क्स जो है वो कौन है? डाटा मेंबर्स है। तो जो डेटा मेंबर्स है वो किस नेचर का है? प्राइवेट। प्राइवेट को यूज करने का क्षमता किसमें है? उसी क्लास के अदर मेंबर्स में। तो मेरे इसी क्लास का अदर मेंबर्स तो ये सब है, तो इन सब को कैपेसिटी है कि वो अपने डेटा मेंबर्स को इस्तेमाल कर सके। फाइन। अब सुनिए, मेरे क्लास के पब्लिक सेक्शन में एक कंस्ट्रक्टर बनाए हैं स्टूडेंट विथ नो आर्ग्यूमेंट, एक और कंस्ट्रक्टर बनाए हैं स्टूडेंट ही विथ आर्ग्यूमेंट्स। तो देखो, एक ही क्लास में 2 कंस्ट्रक्टर यूज हो गया, बट आर्ग्यूमेंट इज डिफरेंट। इसी को कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इज ऑल्सो अ केस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। याद आ रहा है? पॉलीमॉर्फिज्म में ही ना फंक्शन ओवरलोडिंग आता है। अब फंक्शन ओवरलोडिंग का ही ना केस है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। नहीं समझे? पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आता है फंक्शन ओवरलोडिंग। अब कंस्ट्रक्टर भी तो फंक्शन ही होता है। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इज अ केस ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरलोडिंग इज अ टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो आप कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग एक तरह का पॉलीमॉर्फिज्म ही है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग फंक्शन ओवरलोडिंग का स्पेशल केस है और फंक्शन ओवरलोडिंग पॉलीमॉर्फिज्म ही तो होता है। तो वो चीज आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होता हुआ आप लोग अभी देख रहे होंगे। एनीवेज, देखो, डिस्ट्रक्टर फंक्शन का हम आपको बताए हैं कि आर्ग्यूमेंट ही नहीं होता है। सोचिए, जब डिस्ट्रक्टर का आर्ग्यूमेंट ही नहीं होता है तो ओवरलोड करने का तो सवाल ही नहीं खड़ा होता है। लेकिन कंस्ट्रक्टर का आर्ग्यूमेंट कभी नहीं होता है और कभी होता है, यानी आर्ग्यूमेंट बदला जा सकता है कंस्ट्रक्टर में, इसीलिए उसका ओवरलोडिंग होता है। और डिस्ट्रक्टर में आर्ग्यूमेंट ही नहीं होता है तो ओवरलोड कैसे होगा, सोच कर देखिए आप। ठीक है ना? चलिए, अब हम देखिए, क्लास का अंदर मेंबर्स का हम घोषणा किए हैं। अब चलिए, अब हम लोग इन सब का कोडिंग करते हैं। कोडिंग को हम कोशिश करेंगे क्लास के आउटसाइड जाकर बनाने का। ठीक है? तो चलिए, इतना सारा फंक्शन हो गया मेरे पास, 1 2 3 4 5 तो फंक्शन है। चलो कोई बात नहीं, इन पांचों को हम अपने क्लास के बाउंड्री के बाहर जाकर डिफाइन करना चाहते हैं, परिभाषित करना चाहते हैं। अब वो प्रोसेस आप सारे बच्चों को बहुत अच्छे से मालूम है। कैसे करेंगे सुनिए। सबसे पहले चलिए हम आपको स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर का ही करा दे ओवरराइड। आपको बाहर कैसे डिफाइन करना पड़ता है याद करिए, उसका तो रिटर्न टाइप ही नहीं है पहले, तो रिटर्न टाइप मिसिंग रहेगा। देखिए, सबसे पहले हमको कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना है बाहर। तो सुनिए, जब हम इस कंस्ट्रक्टर को बाहर जब डिफाइन करने जाएंगे तो इसका तो रिटर्न टाइप लिखेंगे। रिटर्न टाइप तो लेकिन कंस्ट्रक्टर का है नहीं। चलो रिटर्न टाइप ना सही, सेकंड में याद है ना, अब तो रट गया होगा ये सब चीज, क्लास नेम लिखते हैं। पहले रिटर्न टाइप लिखते हैं फिर क्लास नेम लिखते हैं। तो क्योंकि कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप नहीं होता है लिखने के लिए, तो सामने में रिटर्न टाइप लिखेंगे ही नहीं। सीधे कहां से शुरू करेंगे? सेकेंड चीज से, जो कि क्लास नेम होता है। थर्ड चीज याद है? थर्ड चीज में स्कोप रेजोल्यूशन लिखते हैं। अब फोर्थ चीज में अब हम लोग यहाँ पर फंक्शन का नाम लिखते हैं, जो कि मेरा फिलहाल यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। सुनिए, ये जो है, ये हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, आई मीन इस वाले कंस्ट्रक्टर को हम यहां पर डिफाइन कर रहे हैं अपने क्लास के बाहर। यहां तो घोषणा था ना, डिफाइन तो बाहर हम कर रहे हैं, तो क्लास के बाहर हम उसको डिफाइन कर रहे हैं। देखिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, सुनो, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का कोडिंग क्या करेंगे? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में आपको याद है ना, जब क्लास का ऑब्जेक्ट जन्म लेगा तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अगर आएगा तो ये तो अपने साथ वैल्यू नहीं लाएगा। इसे सुनिए, क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो जब ये कंस्ट्रक्टर आएगा तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो वैल्यू नहीं लाएगा। तो अगर ये वैल्यू नहीं लाएगा तो इसके अंदर में जो वैल्यू पहले से ही हम डिफाइन करेंगे उसको जाकर सौंपेंगे, इसीलिए इसका नाम पड़ेगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो चलिए वैल्यू सौंप कर दिखाते हैं कुछ डायरेक्ट। तो हम रोल का वैल्यू 123 सौंप दिए, कई बार पढ़ा दिए हम ये सब चीज आपको। strcpy में नेम का वैल्यू में हम क्या सौंप दिए? XYZ। अच्छा एक सेकेंड, strcpy हम लगाए हैं तो हम इसका हेडर फाइल लगाना ऊपर भूल गए हैं, तो अब हमको एक हेडर फाइल भी लगाना होगा, हैश इंक्लूड। आपको याद होगा एक हेडर फाइल होता है string.h। ये हेडर फाइल हम लोग किसके लिए लिए हैं? इसके लिए स्ट्रिंग कॉपी जो अब हम यूज कर रहे हैं ना, इसके लिए लिए हैं। ओके, अब सुनो क्या होगा इसके बाद, मार्क्स दे देते हैं। चलिए, मार्क्स इज इक्वल टू 0।
अब क्योंकि ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो आप प्लीज यूजर को सबूत दीजिए कि अभी आप कहाँ पे घुसे हैं। तो हम लोग एक मैसेज छापेंगे, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड। पता है, अगर मेरे मॉनिटर पे ये मैसेज छपेगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आया है। ठीक है, देखिए अगर मेरे मॉनिटर पे अगर ये मैसेज छपेगा तो हम लोग कंफर्म हो जाएंगे कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, एक्टिवेट हुआ है। चलिए, अब हम लोग ये कंस्ट्रक्टर को तो बाहर डिफाइन कर चुके हैं, अब हम लोग ये वाले कंस्ट्रक्टर को बाहर जाके डिफाइन करना चाहते हैं। तो वो कैसे होगा अप्लाई? चलिए अब हम आपको वो चीज यहाँ पे करके दिखाते हैं। देखिए, अब हम लोग यहाँ पे दूसरे वाले कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करने जा रहे हैं। वो दूसरा कंस्ट्रक्टर याद है ना, उसका भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा। तो आप सीधे क्लास नेम से स्टार्ट कीजिए, स्कोप रेजोल्यूशन, वो कंस्ट्रक्टर है तो स्टूडेंट लिख दीजिए। अब पैरेंथेसिस में आर्ग्यूमेंट्स डाल दीजिए, जैसे इंट आर, कैर एन, कॉमा, फ्लोट एम, ये डाल दिए। अब इसके अंदर जाकर ध्यान से देखिए, अब हम क्या लिखेंगे, रोल इज इक्वल टू आर, फिर strcpy नेम कॉमा एन और मार्क्स इज इक्वल टू एम। ठीक है, और इसके सी आउट में हम यूजर को बताना चाहेंगे कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एक्टिवेट हुआ है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड। देखिए, हमको प्रूफ देना है कि कब हम इसमें आ रहे हैं, कब हम इसमें आ रहे हैं। देखिए, मैटर ये कर रहा है ना कि दो कंस्ट्रक्टर आप लिख दिए हैं, आर्ग्यूमेंट खाली अलग अलग है। अब देखिए, कोडिंग में भी थोड़ा सा फर्क दिख रहा होगा। ये अपने अंदाज में कोडिंग किया, डिफॉल्ट में तो वैल्यू लाए नहीं है कैरी करके, तो अंदर में जो वैल्यू पहले से तय है उससे आपने इनिशियलाइज किया, तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। और इसका कोडिंग देखिए, क्योंकि ये पैरामीटर को टांग के लाया है तो आर को रोल में डाल दिए, एन को नाम में डाल दिए और एम को मार्क्स में डाल दिए। यहाँ पे कॉपी पेस्ट, सॉरी, यहाँ पे वैल्यू डालने का काम हो रहा है पैरामीटर्स का, तो इसका वर्क और इसका वर्क में थोड़े से बात का फर्क हो जा रहा है, लेकिन दोनों का नाम सेम है और आर्ग्यूमेंट्स अलग है, इसीलिए इसका नाम है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। एनीवेज, अब हम लोग यहाँ पे अगला फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं। प्रोग्राम तो लंबा होगा ही, आपको तो पता ही है। चलिए, अगला फंक्शन हम कौन सा डिफाइन करेंगे, वॉइड, मेरे क्लास का क्या नाम है बताइए, स्टूडेंट, देन स्कोप रेजोल्यूशन। याद करिए, फंक्शन का नाम था इनपुट। आपको याद है, इनपुट फंक्शन को ड्यूटी देना था, क्या ड्यूटी देना था, सी आउट करके स्लैश एन, यहाँ क्या ड्यूटी देंगे, एंटर द रोल नेम एंड मार्क्स। ये मांग लेंगे सी इनपुट में। अब ये सीन आएगा, रोल को वैल्यू देगा, नेम का वैल्यू देगा, मार्क्स का वैल्यू देगा, दैट्स इट। बस हो गया इनपुट का काम तमाम। अच्छा, इनपुट फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड होता है, तो देखो पहले वॉइड लिखना, फिर क्लास नेम लिखना, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिखना, तब जाके इनपुट लिखना, और अंदर में उसका जो कोडिंग है वो कर लेना। अब अगला फंक्शन का बारी आया। अब कौन सा फंक्शन डिफाइन, आपको याद होगा ऊपर में हम लोग यहाँ पे बहुत सारा फंक्शन बनाए हुए हैं। देखिए ना, एक कंस्ट्रक्टर है, ये डिफाइन कर दिए हम। एक और कंस्ट्रक्टर है पैरामीटराइज, आपको याद होगा हम ये भी डिफाइन कर दिए। अब ये इनपुट फंक्शन है, हम ये भी डिफाइन कर दिए। अब इसका बारी है आउटपुट का। एक बार बताओ, आउटपुट फंक्शन का रिटर्न टाइप तो वॉइड है, तो बाहर जब ये डिफाइन होगा तो पहले तो वॉइड लिखना, उसके बाद क्या लिखना, क्लास नेम, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन, उसके बाद आउटपुट उसका कोडिंग। ठीक है, तो वो कैसे होगा मैनेज, चलिए अब वो नीचे करके हम आपको दिखाते हैं। लेंथ देखिए, मत डरिएगा प्रोग्राम का, उसका पर्पस समझिए, टुकड़ा टुकड़ा करके इजी लगेगा। देखिए, रिटर्न टाइप वॉइड, मेरे क्लास का नाम है स्टूडेंट, देन आफ्टर स्कोप रेजोल्यूशन एंड देन आफ्टर आउटपुट फंक्शन। तो आउटपुट फंक्शन में जाकर अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे मैसेज में, सी आउट लाइन चेंज। देखो अब हम लोग मैसेज में क्या लिखेंगे, स्टूडेंट्स रोल नंबर इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स रोल नंबर इज इक्वल टू व्हाट, रोल, छापना ही तो है, डिटेल छापते जाइए। नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे नेम, उसके बाद क्या छापेंगे टैब देकर, मार्क्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिख देंगे मार्क्स, दैट्स इट, आउटपुट का काम खत्म। बस इतना आसान सा काम था आउटपुट का। ओके, अब लास्ट बच गया डिस्ट्रक्टर। आपको तो याद है डिस्ट्रक्टर अंतिम टाइम वैल्यू छापने के लिए है, तो याद करिए डिस्ट्रक्टर को क्लास के बाहर कैसे डिफाइन करेंगे आप।
तो डिस्ट्रक्टर को डिफाइन करने के लिए रिटर्न टाइप तो उसका होता नहीं है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे क्लास नेम, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन, उसके बाद लिखेंगे टिल्ड, और उसके बाद आप लिखेंगे स्टूडेंट, जो कि मेरा एक डिस्ट्रक्टर है। और ये भी सुन लीजिए, डिस्ट्रक्टर का काम होता है अंतिम टाइम वैल्यू डिस्प्ले करना और मेमोरी फ्री करना। तो हम चले अंतिम टाइम वैल्यू डिस्प्ले करने, क्या लिखेंगे, द रिकॉर्ड। देखिए हम आपको आज कुछ भी नया यहाँ पे एक तरह से नहीं पढ़ा रहे, सब पढ़ा हुआ है, कंस्ट्रक्टर पढ़ा हुआ है, डिस्ट्रक्टर पढ़ा हुआ है, बस हम एक साथ दो कंस्ट्रक्टर मिक्स कर दिए ना, तो इस टॉपिक को कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बोलते हैं, बस हमको यही सिखाना पड़ रहा है इसमें। तो द रिकॉर्ड में क्या लिखेंगे, रोल, उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा का निशान देंगे, फिर हम ये लिख के लिखेंगे नेम, फिर से हम यहाँ पे देखिए कॉमा का निशान देंगे, और उसके बाद लिखेंगे मार्क्स, और उसके बाद अंत में हम लिख देंगे क्या, इज डिस्ट्रॉयड, इज डिस्ट्रॉयड। इस तरीके से यहाँ पे आपने डिस्ट्रक्टर का भी काम तमाम कर लिया, डिस्ट्रक्टर का भी फाइनल काम हो गया, यानी अब मेरा क्लास कंप्लीटली बन चुका है। अब प्रोग्राम का जिंदगी चालू करने का टाइम आ चुका है वॉइड मेन फंक्शन से। सोचिए अभी तक हम लोग खाली क्लास बना रहे थे, तो जिंदगी तो मेन से कंट्रोल होगा। चलो मेन में घुस के पहले हम ऊपर में CLR SCR लगा लेते हैं, और जब मेन खत्म होने वाला होगा उसके एक स्टेप पहले हम यहाँ पे चलिए गेट ch फंक्शन यूज कर लेते हैं, और इन दोनों के बीच में जाकर देखिए, इन दोनों के बीच में जाके अब हम अपना कोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले सुनिए, स्टूडेंट क्लास का हम क्या किए, एक्स के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना दिए, स्टूडेंट क्लास का हम एक्स के नाम से ऑब्जेक्ट बना दिए और टर्मिनेट कर दिए। तो कॉमन सेंस लगाओ, जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, आप कुछ भी नहीं भेज रहे हैं, तो ये कौन सा कंस्ट्रक्टर को उकसाने लगेगा, तो ये बुला देगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, समझ लीजिए। यानी जब आप यहाँ क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं एंड यू आर नॉट पासिंग एनीथिंग फ्रॉम हियर, तो जब ऑब्जेक्ट बनता है और कुछ भेजते नहीं है ब्रैकेट करके, तो समझ जाइए वहां पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, मतलब यहाँ पे मेरा जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है सिर्फ वही आएगा। लेकिन लेकिन सुनिए ध्यान से देखिएगा, अगर हम x लिखकर अब ब्रैकेट में यहीं पे लिख देते 12 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में नाम लिखते रोहन कॉमा फिर हम 90.4 लिखते, आप ये भी चीज तो पढ़े हुए हैं पहले के क्लास में। तो सुनिए क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया x के नाम से, और सुनिए ऑब्जेक्ट के साथ जब आप वैल्यू को भेजने लगेंगे तो इस स्थिति में याद रखिएगा डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर नहीं कॉल होगा, इस स्थिति में पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जो आप ऊपर बना के बैठे हुए हैं। तो खुद ही सोचिए ना, कंस्ट्रक्टर तो दो दो है, अब डिपेंड ये करता है कि आर्ग्यूमेंट में क्या है। अगर आप ऑब्जेक्ट बना के कुछ नहीं भेजेंगे तो डिफॉल्ट कॉल होगा, और ऑब्जेक्ट बना के आर्ग्यूमेंट में कुछ भेजेंगे तो पैरामीटराइज्ड कॉल होगा। यही तो है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, यानी कि ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा नो डाउट, लेकिन अगर कुछ भेजोगे तो पैरामीटराइज्ड और कुछ नहीं भेजोगे तो डिफॉल्ट। और ये दोनों चीज आप अलग अलग से पढ़ चुके हैं, आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अलग पढ़े थे, पैरामीटराइज्ड अलग पढ़े थे, और यहाँ दोनों मिक्स हो गया है। आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं कुछ भेज रहे हैं तो पैरामीटराइज्ड में चले जाइए, और आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं कुछ नहीं भेज रहे हैं तो डिफॉल्ट में चले जाइए। वेरी वेरी इजी। देखिए यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट बना x के नाम से, क्योंकि आप वैल्यू भेज रहे हैं तो आप समझ गए ना पैरामीटराइज्ड आएगा कॉल होगा। अब आपको प्रूफ देना है तो आप x डॉट आउटपुट को कॉल करिए, तो ये आउटपुट आपको याद होगा, आउटपुट तो रिकॉर्ड छापेगा, पता ये आउटपुट वही रिकॉर्ड छापेगा जो आपने पैरामीटर्स में सेंड कर रखा होगा। तो आप ऑब्जेक्ट बनाने समय पैरामीटर्स को जो भी भेजे होंगे आउटपुट उन्हीं चीजों को छापेगा, तो आपको प्रूफ मिल जाएगा कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर अपना काम ठीक से किया था। लेकिन अब ध्यान से देखिए, अगर हम ऐसा लिखते हैं स्टूडेंट, अब एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं y, अब गौर से देखिए हम इसमें टर्मिनेट कर दिए। जरा सोचिए इस दूसरे वाले एग्जांपल में जब हम y नाम का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं यहाँ और इसके साथ कुछ नहीं भेज रहे हैं, देखो दोनों में फर्क देखो, इसमें ऑब्जेक्ट बना वी आर पासिंग समथिंग तो पैरामीटराइज चुना जाएगा ऑटोमेटिकली, और यहाँ ऑब्जेक्ट बना यू आर नॉट पासिंग एनीथिंग तो इसमें समझ जाना डिफॉल्ट कॉल होगा। तो सोचिए यहाँ पैरामीटराइज एक्टिवेट हो रहा है या डिफॉल्ट एक्टिवेट हो रहा है, तो खुद अंतर समझ में आ गया इसमें। यही था कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का यूज कैसे होता है। तो y का ऑब्जेक्ट बनेगा, अंडरस्टूड है यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, प्रूफ देना है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अपना काम करके दिखाया है। तो चलिए अब हम लोग y डॉट इसको कॉल कर लें, आउटपुट को कॉल कर लें।
तो y डॉट आउटपुट को कॉल करेंगे तो आप देखिएगा y वाला डिटेल यहाँ पे छपेगा जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में था, और x डॉट आउटपुट ये थे, यहाँ पे वो वाला डिटेल छापेगा जो कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ने सौंपा था। एक चीज गौर से देखिए, हम यहाँ पर कभी भी इनपुट नहीं लगाए हैं। अगर आपको लगता है कि x का डिटेल बदलने का जरूरत है तो आप मेरे से मत पूछिए, आप जाकर x का डिटेल बदलने का मन है तो x का इनपुट फंक्शन को कॉल कर दीजिए। और आपको अच्छी तरह मालूम है जब इनपुट फंक्शन कॉल होगा तो वो जाके रिकॉर्ड्स नया मांगने लगेगा, और फिर आप अगर चाहे तो उसको छाप सकते हैं x डॉट आउटपुट फंक्शन को कॉल करके। ये कह रहे थे कि जब आप यहाँ पे लिखेंगे x डॉट इनपुट, तो x डॉट इनपुट करने का मतलब है कि ये x ऑब्जेक्ट के लिए इनपुट फंक्शन को आपने एक्टिवेट किया, और जब इनपुट कॉल होता है तो उसका रूल उसका यूज आपको मालूम है। इनपुट आएगा तो आपसे नया डिटेल्स मांगेगा, और क्योंकि x ने इनपुट को कॉल किया है तो वो डिटेल x में एकदम नए सिरे से डाल देगा। और जब आप x डॉट आउटपुट करेंगे तो आउटपुट फंक्शन कॉल होने पे x के कहने पे आउटपुट आएगा, तो फिर उसका नया वाला डिटेल प्रिंट आउट कर देगा। तो ये आप देख लीजिएगा कि x के लिए इनपुट काम करना है कि नहीं करना है, ये आपके ऊपर है। तो देखिए, एक बार हम लोग इस प्रोग्राम को सेव करने जा रहे हैं। फाइल में जाकर अब हम लोग इसको सेव पे क्लिक करेंगे। फाइल को आप नाम दे दीजिए, क्या चीज का प्रोग्राम था ये, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो हम इसका नाम दे रहे हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। लेगा भी नहीं पूरा ना, 8 ही अक्षर तक लेता है ये, तो देखते हैं क्या लेता है। CONSTOVER नहीं लिया पूरा, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग 8 ही अक्षर तक जितना हुआ उतना लिया। चलो फाइल सेव हो गया हमारा। अब हम लोग कंपाइल करेंगे, तो कंपाइल मेन्यू में चल के कंपाइल पे आप क्लिक करिए। आप यहाँ देख सकते हैं सक्सेस दिखा रहा है, एरर नहीं दिखा रहा है, तो हम लोग उतना कोई टेंशन नहीं है। अब चलिए रन करा के देखते हैं कोड्स को। रन में जाकर रन पे क्लिक करेंगे। पता है जैसे ही रन पे क्लिक करेंगे ना तो सबसे पहला संदेश प्लीज आउटपुट में देखिए क्या आया, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड। यानी पक्का हम क्लास में मेन फंक्शन का ऐसा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जरूर हम उकसाए होंगे, और इसीलिए उसके बाद जब हम उसको आउटपुट किए होंगे तो जवाब आया है स्टूडेंट्स रोल नंबर इज 12, नेम इज रोहन एंड मार्क्स इज 90.4। अपने से वो 0002 तक जा रहा है। और ये पता है ना ये x के लिए हो रहा है। आपको याद होगा हम क्लास का ऑब्जेक्ट x बनाए हैं कोड में, तो कोड में जो x नाम का ऑब्जेक्ट बना है उसी x के लिए ये पैरामीटराइज्ड आया होगा, और उसी x का हम आउटपुट किए होंगे तो ये डिटेल हमको दिख रहा है। फिर आपको याद होगा मैक्स डॉट इनपुट किए थे ना, देखिए हमसे डिटेल मांग रहा है, एंटर द रोल नेम एंड मार्क्स। तो हम रोल नंबर दे दिए 5, नाम क्या दे दिए मान लीजिए करण, मार्क्स कितना दे दिए 78.6, एंटर। तो देखो जवाब आ रहा है स्टूडेंट रोल नंबर में 5 आपने दिया, नाम में करण दिया, मार्क्स में 78.6 दिए थे, तो उसको अपने से वो 59999 राउंड ऑफ करके हम लोग उसको 6 लिए हैं। अच्छा अब एक बात और, उसके बाद देखो एक संदेश आया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड, यानी पक्का वो लाइन अब यहाँ काम कर रहा होगा जो आप नहीं लिखे थे अपने मेन फंक्शन में, स्टूडेंट वाई। तो स्टूडेंट वाई के समय तो कुछ भेजे नहीं ना थे साथ में, तो उसके लिए देखिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आया है, प्रूफ देखिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वोक छप गया। और उसके बाद आपको याद होगा आपने तो वाई डॉट आउटपुट लिखा है, तो देखो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में वाई का रोल नंबर 123, नाम में XYZ, मार्क्स में देखिए 0 दिखा रहा है। तो बहुत आसानी से ये काम यहाँ पे हो रहा है, काम ये कर रहा है। फिर आप एंटर करेंगे तो देखिए y का ऑब्जेक्ट बना होगा तो डिफॉल्ट आया था, फिर y का आउटपुट में रिकॉर्ड छापा था, उसके बाद तो आप गेट ch लगा के बैठे हैं, तो गेट ch में क्या हुआ होगा, स्क्रीन होल्ड हुआ होगा, फिर आप की प्रेस करेंगे तो वो वहां से हट जाएगा। लास्ट में आप देखिए मेन फंक्शन जब ओवर हुआ होगा, तो सुन लीजिए मेन फंक्शन जब ओवर हुआ होगा तो मरने के समय बिना आपको नोटिस दिए डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा, और डिस्ट्रक्टर कॉल होके क्या किया होगा उसका रिजल्ट चलिए हम लोग एक बार आउटपुट में चल के देखते हैं। अगर हम लोग एक बार आउटपुट मेन्यू में जाएंगे, यहाँ विंडो में जाकर, यहाँ विंडो में जाकर एक बार आप आउटपुट पे क्लिक करें या यूजर स्क्रीन पे क्लिक करें, जाकर देखिए देखिए लास्ट में एक मैसेज आया है ना, द रिकॉर्ड 123 XYZ, 0 इज डिस्ट्रॉयड। उसके बाद मैसेज में क्या आया, द रिकॉर्ड 5 करण एंड 78.5 इज डिस्ट्रॉयड। अच्छा आपको याद है पहले ऑब्जेक्ट x बना था, याद कीजिए पहले ऑब्जेक्ट x बना था और x का वैल्यू में 5 करण और ये था। अब बाद में कौन सा ऑब्जेक्ट बना था, y, और याद करो y में तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, तो मरने के समय पहले y ना मरेगा,
देखिए जो ऑब्जेक्ट पहले बना वो नीचे दब गया, वाई बाद में बना वो मेमोरी में ऊपर रह गया होगा, इसीलिए मरने के समय पहले वाई के लिए डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा। संदेश से पता चल रहा है द रिकॉर्ड, कौन सा रिकॉर्ड लिखा देखिए ना, 123 XYZ और 0, और ये रिकॉर्ड वाई में था, इसीलिए मैसेज आ गया द रिकॉर्ड वाई वाला डिटेल इज डिस्ट्रॉयड, यानी वाई का मेमोरी जो है वो यहाँ पर पहले मर रहा है। और उसके बाद फिर आप देखेंगे एक्स का रिकॉर्ड जो है वो बाद में डिस्ट्रॉय होता हुआ दिख रहा है, जो कि हम पहले ही बना के बैठे हैं, वो बाद में मर रहा है। तो ये प्रॉपर्टी हम आपको कल ही एक्सप्लेन कर चुके थे। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रोग्राम में सीखे कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन और का ओवरलोडिंग कैसे होगा, और डिस्ट्रक्टर का तो ओवरलोडिंग होता ही नहीं है, तो वो चीज हम लोग यहाँ पे अब देख रहे थे। तो अब हम इसको फिर से रन करके तो दिखा दिए हैं, अब हम आपको यहाँ पे थ्योरेटिकली थोड़ा कोड को रन करके समझा देते हैं। थोड़ा लेंदी है, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको पढ़ना तो होगा, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री से तो इजी है ना, यहाँ पे डरिए नहीं कोड का लेंथ देख देख के। देखिए हेडर फाइल हम लोग क्या लिखे हैं, iostream.h, दूसरा हेडर फाइल conio.h, तीसरा हेडर फाइल string.h। ओके, क्लास बना दी हम स्टूडेंट के नाम से, प्राइवेट मेंबर में रोल नेम मार्क्स है, अब पब्लिक मेंबर में दो ठो कंस्ट्रक्टर है, एक इनपुट है, एक आउटपुट है, और एक डिस्ट्रक्टर है। ओके, नीचे आकर ध्यान से देखते जाइए, हम यहाँ पे एक एक करके इन पांचों फंक्शन को बाहर जा जाकर डिफाइन किए हैं एक एक करके। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर उसके नीचे इनपुट, उसके नीचे आउटपुट, उसके नीचे डिस्ट्रक्टर। लाइन से जब आप स्क्रॉल करके देखते जाएंगे इस प्रैक्टिकल स्क्रीन पे, तो आपको एक एक कोड बाहर होता हुआ नजर आ रहा है। ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, उसके बाद आप देखिए नीचे जाके क्या दिख रहा होगा, ये आपका इनपुट फंक्शन वाला, ये आपका आउटपुट फंक्शन वाला, सारा कोड सब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बन चुका है। अब बिल्कुल लास्ट में आपने यहाँ पे देखा एक डिस्ट्रक्टर फंक्शन भी क्रिएटेड ऑलरेडी है, ठीक है। चलिए अब हम आपको मेन फंक्शन से सीक्वेंस में कैसे कैसे मशीन काम किया, ये कोड को लेकर वो अब हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। थोड़ा बहुत उछल कूद करना होगा कोड्स में, क्योंकि ये आउटपुट कॉल करेगा तो फिर आपको उड़ के आउटपुट पढ़ने जाना होगा, ये इनपुट कॉल करेगा तो फिर ऊपर स्क्रॉल करके आपको इनपुट पढ़ने जाना होगा। थोड़ा किच तो है, लेकिन उतना भी नहीं है, थोड़ा फोकस रखिए। तो चलिए अब हम इस बात को शुरू करते हैं। देखिए आपको पता है कितना भी इसके ऊपर कितना भी आप तामझाम क्यों ना लगा लिए हो, प्रोग्राम का जिंदगी शुरू तो भाई मेन से ही होगा और खत्म भी मेन पे ही होगा, ये तो क्लियर है। पता है जैसे ही हम लोग मेन फंक्शन के अंदर गए, ठीक है, जैसे ही हम लोग मेन फंक्शन के भीतर जाएंगे, तो मेन में अंदर जाते के साथ सबसे पहला काम आप क्या लिखे हैं, क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज किए हैं। तो गौर से देखिए, अगर ये आपका मॉनिटर है तो आपके मॉनिटर पे क्लियर स्क्रीन फंक्शन ने कचरा कर दिया होगा, वो साफ इरेज कर दिया होगा। नाउ अगला लाइन पढ़िए क्या लिखा है यहाँ पे, नेक्स्ट लाइन आपने लिखा है, ध्यान से देखिए ये वाला लाइन क्या लिखे आप इस वाले लाइन में, स्टूडेंट एक्स, गौर से देखिएगा, स्टूडेंट क्लास का एक्स के नाम से यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना होगा। और आप अच्छी तरह ये बात जानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट बना होगा तो उसमें आप देखेंगे मेमोरी में पार्टीशंस हो जाएगा। पार्टीशंस किसका हो जाएगा, वन फॉर रोल, वन फॉर नेम एंड वन फॉर मार्क्स, ऐसे पार्टीशंस हो जाएगा। अब सुनिए, क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनता है तो ये बात अंडरस्टूड है कि वहां कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है ना। लेकिन सुनिए, क्लास का ऑब्जेक्ट किस नाम से बना, एक्स के नाम से बना, और ये बात पे फोकस कीजिए, एक्स नाम का जब ऑब्जेक्ट बना तो उसमें सटाकर पैरेंथेसिस में आप वैल्यूज भेज रहे हैं। कौन कौन सा वैल्यू भेज रहे हैं, पहला वैल्यू है 12, सेकेंड वैल्यू है रोहन, एंड थर्ड वैल्यू है 90.4। तो एक बात तो तय है कि ऑब्जेक्ट एक्स के नाम से बन गया, लेकिन यहाँ कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और आज वो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जिसमें 3 आर्ग्यूमेंट्स का वो डिमांड कर रहा है। तो चलिए अब हम आपको कंस्ट्रक्टर की तरफ लिए चलते हैं, और वो कंस्ट्रक्टर जो कि दरअसल में पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। तो याद रखिए, एक्स नाम का ऑब्जेक्ट जब पैदा होगा तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को बुला देगा, और इन वैल्यूज को चलिए टांग के हम लोग ऊपर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में समझने के लिए चलते हैं। तो अब हम कोड को थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर ले जाएंगे, ताकि अब हम आपको पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के एरिया में ले चलें, जो कि ये वाला है, ये रहा, ये है मेरा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का एरिया। सुनिए, जब हम इस पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की जोन में एज सून एज हम इसमें एंटर करेंगे, तो इस पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में घुसने के साथ आप ध्यान से देखें, आर को मिला होगा 12, एन को मिला होगा रोहन,
और m को मिला होगा 90.4। पता है जब आप स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर में प्रवेश कर गए होंगे तो क्योंकि x के कहने पे आप इस कंस्ट्रक्टर में आए हैं तो x के रोल में r चला गया यानी कि 12 चला गया। strcpy नेम में n को कॉपी करेगा यानी कि x के नेम में यहां पर रोहन कॉपी हो जाएगा नल कैरेक्टर के साथ, और मार्क्स में m कॉपी होगा यानी 90.2 या 90.4 पता नहीं क्या था वो आ जाएगा। तो सोचिए x नाम का ऑब्जेक्ट बना, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आया, पैरामीटर्स में वैल्यू लाया, उसको लाके रोल में नेम में मार्क्स में सौंप दिया, तो ये सी आउट क्या मैसेज देगा सबसे पहले, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड, ये मैसेज आपके मॉनिटर पे सबसे पहली दफा छप जाएगा। यानी कि मेरे स्क्रीन पर आप क्या देखेंगे, एक मैसेज प्रिंट करेगा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड, यानी कि आप यहाँ पे जवाब देखेंगे, आप यहाँ पे जवाब देखेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड। हम आपको अभी प्रैक्टिकल में दिखा के लाए हैं वैसे ये चीज। फिर सुनिए, जैसे ही मेरा ये कंस्ट्रक्टर का काम तमाम हुआ, अब हम यहाँ से रिटर्न बैक हो जाएंगे मेन फंक्शन में। तो प्लीज आप यहाँ से लौट कर मेन फंक्शन में नीचे चले जाइए वापस। ये देखिए, देखिए हम जैसे ही मेन फंक्शन में वापस आ गए तो मेरा ये लाइन अब जाकर कंप्लीट हो चुका है, ये वाला लाइन। अब आप अगला लाइन देखिए क्या लिखे हैं, x डॉट आउटपुट। नाउ आई होप x डॉट आउटपुट का मतलब आपको मालूम है। जैसे ही आप लिखेंगे x डॉट आउटपुट तो क्या होगा, इस x ऑब्जेक्ट के लिए कौन कॉल हो जाएगा, आउटपुट। तो चलिए अब हम आपको आउटपुट में लेके चलते हैं। देखिए ये रहा मेरा आउटपुट फंक्शन। पता है जब आप इस आउटपुट नाम के फंक्शन में प्रवेश करेंगे, इस आउटपुट में प्रवेश करेंगे x के कहने पर, तो आउटपुट तो छापेगा। तो देखो ये सी आउट क्या क्या छापेगा आउटपुट के लिए, x के लिए, स्टूडेंट रोल नंबर इज, यहाँ पे नीचे में जवाब आएगा स्टूडेंट्स रोल नंबर इज, तो रोल नंबर में क्या देगा, रोल। जरा बताइए x के रोल में तो 12 है, यहाँ पे 12 बताएगा। उसके बाद नेम इज रोहन बताएगा, मार्क्स इज 90.4 बताएगा। तो आउटपुट का काम तमाम करके वापस आप मेन फंक्शन में लौट जाइए। पता है जब आप मेन फंक्शन में वापस अब लौट जाएंगे तो मेन में आने के बाद अगला लाइन प्लीज पढ़ें, आपने क्या लिखा है नेक्स्ट लाइन में। यहां देखिए नेक्स्ट लाइन में क्योंकि आप लिखे हैं x डॉट इनपुट, तो सुनिए इसी x के कहने पर इनपुट जब में चलते हैं। तो चलिए अब हम आपको उठा के इनपुट में ले चलते हैं। ये रहा इनपुट। पता है जब हम लोग इस इनपुट फंक्शन में पहुंचे तो इस इनपुट का कोडिंग को जरा देखिए, इस इनपुट में क्या लिखा है। इस इनपुट को x ने कॉल किया, तो इनपुट में घुसते के साथ सी आउट मेरे से पूछेगा एंटर द रोल नेम एंड मार्क्स। तो स्क्रीन पर मैसेज आने लगेगा एंटर द रोल नेम एंड मार्क्स। तो आपको याद होगा जब अभी हम रन कर आए थे प्रैक्टिकल में, तो रोल नंबर में 5 दिए थे, नाम में करण दिए थे, मार्क्स में 78.6 दिए थे। तो इन तीनों चीज को ये सीन पढ़ा और x के रोल में 5 डाल देगा तो 12 हटकर 5 हो गया, x के नाम में करण डाल देगा तो रोहन हट के करण आ गया, मार्क्स में डाल देगा 78.6 तो 90.4 हट के 70.8.6 आ गया। काम खत्म इनपुट का। वापस अब आप मेन फंक्शन में लौट जाइए। जब आप मेन फंक्शन में वापस रिटर्न बैक हो चुके हैं तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखा है, x डॉट आउटपुट। तो ये अंडरस्टूड है, इस x ऑब्जेक्ट ने अब जब आउटपुट को कॉल किया तो ये नया वाला डिटेल छपेगा, ठीक है ना। तो x ने आउटपुट को कॉल किया तो मेरा कंट्रोल अब फिर से छलांग मार के आउटपुट फंक्शन में पहुंचा। और इस बार जब हम आउटपुट में गए x के कहने पर तो सी आउट क्या प्रिंट करेगा, सुनिए स्टूडेंट्स रोल नंबर इज 5, नेम में क्या आ चुका है करण, एंड मार्क्स में 78.6 आ चुका है। आउटपुट का काम यहाँ पे छापने का खत्म हो गया। अब आप वापस लौट जाइए मेन फंक्शन में। पता है जब आप मेन में वापस लौटे, अब आप गौर से देखिए, x का बहुत बातचीत हो गया यहाँ पे हम लोगों का। अब आप गौर से देखिए नीचे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए। पता है जब आप यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से स्टूडेंट y, यानी स्टूडेंट क्लास का y के नाम से एक न्यू ऑब्जेक्ट बना, उसमें भी रोल नेम मार्क्स का 3 पार्टीशन हो गया। और एक बात तो सबसे गौर करने वाला ये है कि ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और क्योंकि y के बगल में आप कुछ भी नहीं भेजे हैं तो y ऑब्जेक्ट के बनते के साथ यहाँ पर ना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और जब y ऑब्जेक्ट के बनने पे जब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा तो मेरा कंट्रोल यहां से स्किप करेगा और कहां पे भागेगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में। यानी कि हम बताते हैं कहां, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में, यानी यहां। ये है मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऊपर में। देखिए मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये है, यहां पे हम आ जाएंगे y के लिए।
तो सुनो, डिफॉल्ट में जब y के लिए यहाँ पे आएंगे तो रोल में कितना भर देगा 123, नाम में क्या भर देगा XYZ, मार्क्स में क्या भर देगा 0, और ये सी आउट कंफर्म करेगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड। यानी अब आपके मॉनिटर पे यहाँ पे मैसेज आ जाएगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वोक्ड, जो प्रैक्टिकल में हम आपको सारा कुछ दिखा के यहाँ पे लाए थे। लौट के जब वापस मेन में जाओगे तो मेन में वापस आके अगला लाइन देखिए क्या लिखा है, y डॉट आउटपुट। पता है y डॉट आउटपुट करोगे तो क्योंकि y में अभी भी डिफॉल्ट आया था, तो y के आउटपुट को कॉल करने पर अब आपके मॉनिटर पे क्या संदेश आएगा, स्टूडेंट्स रोल नंबर इज रोल। आपको याद है y के रोल में 123 था, नेम में XYZ था, मार्क्स में 0 था, वो छप जाएगा और फिर आप वापस मेन फंक्शन में लौट आएंगे। पता है जब आप मेन में वापस लौट आएंगे तो उसके बाद यहाँ पर गेट ch लगा, गेट ch लगा तो याद होगा आपको मॉनिटर होल्ड हो गया था, जब हम की प्रेस किए थे तो याद है मॉनिटर हमसे छूट गया था, और उसके बाद आपको याद होगा हम दोबारा विंडो में जाके आउटपुट स्क्रीन किए थे तो याद है डिस्ट्रक्टर वाला कॉल होके मैसेज जो था वो छपा हुआ था। तो होता क्या है, जब यहाँ पे मेन का अंत नजदीक आ जाएगा तो पहले ऑब्जेक्ट x बना था, बाद में ऑब्जेक्ट y बना था, तो याद रखना जब मरने का घड़ी नजदीक आएगा तो पहले y का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, बाद में x का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो याद करो y के अंदर वैल्यू था 123, XYZ और मार्क्स था 0, तो y का जब डिस्ट्रक्टर कॉल होगा तो चलिए अब हम आपको y के डिस्ट्रक्टर के लिए यहाँ पे लिए चलते हैं, और जब y के डिस्ट्रक्टर में आप जाएंगे तो जानते हैं क्या छपेगा, छपेगा द रिकॉर्ड। y का रोल में था 123, कॉमा नेम में था XYZ, कॉमा मार्क्स में था 0, और उसके पीछे लिख देगा इज डिस्ट्रॉयड। ये मैसेज छपा था y के लिए, और y का मेमोरी फिर जो बना हुआ था वो डिस्ट्रक्टर फ्री कर देगा। और इसके बाद आप समझ गए होंगे x के लिए डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, और जब x के लिए डिस्ट्रक्टर कॉल होगा तो आप क्या देखेंगे कि x के अंदर लास्ट टाइम वैल्यू जो स्टोर था वो था 5, करंट एंड 90.2। तो x का जब डिस्ट्रक्टर कॉल होगा तो मैसेज आ जाएगा द रिकॉर्ड, x का रोल में था 5, नाम में था करण, मार्क्स में था 78.6 दिए थे, ये कह के अंत में बोलेगा इज डिस्ट्रॉय। तो आपको हम ये भी प्रैक्टिकल में प्रूफ देकर दिखा दिए कि अगर एक ऑब्जेक्ट x पहले बना है y बाद में बना है तो डिस्ट्रक्टर जो कॉल होगा वो देखिएगा पहले y का कॉल होगा, x का बाद में कॉल होगा। तो ये कहानी था हमारे कंस्ट्रक्टर फंक्शन और डिस्ट्रक्टर फंक्शन के बारे में, और उसका एक पॉलीमॉर्फिज्म में भी हम लोग एक स्पेशल केस देखे जिसको हम लोगों ने नाम दिया था कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है, तो इसके साथ ये पॉलीमॉर्फिज्म का टॉपिक जो आपके एग्जाम्स के लिए जरूरी था वो यहाँ पर अब खत्म होता है। पर आपको याद होगा हम बताए थे पॉलीमॉर्फिज्म में कंपाइल टाइम होता है, कंपाइल टाइम में फंक्शन ओवरलोडिंग के अलावा हम एक और नाम लिए थे ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और याद कीजिए पॉलीमॉर्फिज्म एक और टाइम था रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो हम आपको बोले थे ये दो टॉपिक्स एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत रेयर दिखता है, वो भी सिर्फ नाम के लिए, तो इनके लिए इनको हम बाद में आपको पढ़ाएंगे क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं पहले हमको उसको अभी बताना है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। कल हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता ही है क्वेश्चन उससे। उस टॉपिक का नाम है इनहेरिटेंस। तो आखिर C++ में ये इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस में प्रोग्राम्स कैसे लिखते हैं, इनहेरिटेंस का टाइप्स क्या होता है, इनहेरिटेंस में रूल्स क्या क्या लगता है, ये हम लोग कल के क्लास में देखेंगे।